Good morning, dear students. As yesterday we have started with the chemical properties of haloarenes. So today we will discuss the number of chemical properties of haloarenes. As yesterday I have told you कि अगर हम कंपैरिजन करें एल्काइल हैलाइड से तो हमारे एराइल हैलाइड होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है. Why it is so? There are 4 reasons that I have told you. बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. क्या रीजंस थे? The first reason was the resonance. रेजोनेंस किसकी वजह से था? क्योंकि जो हमारे एराइल हैलाइड होते हैं इसमें जो लोन पेयर है दैट इज कंजुगेट विद द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग, और इसकी वजह से रेजोनेंस शो होता है और ये कार्बन और Cl के बीच में कैसा डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर हो जाता है. और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के अपीयर होने की वजह से बॉन्ड कैसा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है. तो C और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होता है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इज द हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम Rx में और एराइल हैलाइड में कंपैरिजन करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. जैसे कि CH3Cl का केस ले लें तो CH3Cl के केस में देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. जबकि इस केस में एक Cl के साथ बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड आ रहा है. इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. सो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे 33.3% एस कैरेक्टर है. तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता चला जाता है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ती चली जाती है. और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाने की वजह से जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि पोलैरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. क्योंकि कार्बन पर अब कैसा चार्ज आ गया, और जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ था, यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इन दोनों कार्बन और Cl के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था वो कम हो गया, इसकी कंपैरिजन में कम हो गया. यानी पोलैरिटी हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. सो C और Cl के बीच में बॉन्ड को यहाँ तोड़ना यानी सब्स्टिट्यूट करना किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में इज नॉट वेरी इजी. और जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था दैट इज अबाउट द फिनाइल कैटायन. ठीक है, जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है हमें पता है उसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. सो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यानी अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन देखूं तो इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें ये फॉर्म हो जाएगा फिनाइल कार्बोकैटायन. ठीक है, फिनाइल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ जो बेंजीन रिंग की p ऑर्बिटल है उससे ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है परपेंडिकुलर आता है. और स्टेबलाइजेशन किसी भी रिंग में क्यों होता है, ड्यू टू द रेजोनेंस. तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टेबलाइजेशन नहीं होता, अनस्टेबल होता है. इसलिए भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता. SN2 तो बिल्कुल भी नहीं देता. ठीक है, अगर देगा तो SN1 देगा. ठीक है, तो व्हाट इज इट्स मीन कि हमारी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज वेरी रेयर इन केस ऑफ एराइल हैलाइड, वो भी ड्रास्टिक कंडीशंस में पॉसिबल है. तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 4 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हुई है. द फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज रिएक्शन विद मेटल, थर्ड वन इज रिडक्शन एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो लेट्स सी वन बाय वन. यहाँ पे सब देखते हैं एक एक करके. तो पहला, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं होता. एल्काइल हैलाइड में आपको याद हो तो यहाँ पर 11 रिएजेंट लिखे हुए थे, जबकि यहाँ मैंने 3 रिएक्शंस लिख रखी हैं विद प्रॉपर कंडीशंस. यानी ये रिएक्शन जब आपसे पूछी जाती है तो इन कंडीशंस को आपको याद रखना जरूरी है. सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज द NaOH aqueous. सो व्हाट विल हैपन, जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से करते हैं तो क्या होगा, you have to take this condition 673 Kelvin 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पर जब आप इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड. क्यों इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड क्यों है, देखिए ये OH था, फिनॉल है, इस फिनॉल के एक H को रिप्लेस करके मैंने सोडियम लगा दिया. ठीक है, सोडियम किसका पार्ट है, बेस का, और ये पार्ट किसका है, एक एसिड का. फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको. ठीक है, सो ये क्या बन गया, एक सॉल्ट जिसका नाम क्या हो गया, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है उसी तरीके से यहाँ क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड.
फिनॉल की जगह फिनॉल का ऑक्साइड है, इसलिए इसको नाम देंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड, विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन, जब हम इसको एसिडिफाई करते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, फिनॉल प्लस NaCl. So the reaction would be there in 2 steps with these conditions that we have to remember. This is the first reaction. Second reaction देखिएगा, दूसरी हमें देखनी है अमोनिया से. जब हम अमोनिया से एल्काइल हैलाइड के केस में रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमाइंस मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस वुड बी ऑब्टेन्ड. सो इन द केस हमें अमोनिया की क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ लेकर रिएक्शन करनी होती है. ये कैटेलाइज करता है रिएक्शन को एट 475 केल्विन एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो व्हाट विल हैपन, वी वुड बी गेटिंग ओनली प्राइमरी अमाइन, यानी एनिलीन मिल जाता है. इसको क्या कहते हैं हम, एनिलीन कहते हैं. प्लस वी वुड बी गेटिंग 2CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड मिलेगा. 2Cl है तो इसका मतलब हमें 2 क्लोरोबेंजीन लेने पड़ेंगे. ठीक है, 2 एनिलीन बनेगा और इसको भी 2 लेना पड़ेगा एंड वी वुड बी गेटिंग वाटर. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन. क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन देखनी है हमें. सो अगेन आई हैव टेकन क्लोरोबेंजीन, CuCN के साथ रिएक्शन देखेंगे. यहां पर भी हमारी कंडीशन लगेगी. CuCN हमें कैसा लेना है, एनहाइड्रस लेना है एंड द कंडीशन वुड बी 475 केल्विन टू 525 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन. तो जब हमने एल्काइल हैलाइड में साइनाइड बनाया था तो KCN से डायरेक्ट रिएक्शन की थी, इजीली साइनाइड फॉर्म हो गया था. बट यहां पर इन सारी कंडीशंस के साथ ही ये सब्स्टिट्यूशन होगा एंड साइनोबेंजीन वुड बी ऑब्टेन्ड प्लस CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा. सो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस. ये तीनों हमें करनी है. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट. नाउ लेट्स सी, अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा इजी कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. देखिए, अगर हम इन रिएक्शंस को थोड़े और कम टेम्परेचर या प्रेशर पर कराना चाहें तो हमें क्या करना होता है. अगर क्लोरोबेंजीन में हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपीयर कर दें, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप आ जाए, जैसे कि साइनाइड ग्रुप आ जाए, जैसे कि COOH ग्रुप आ जाए या SO3H ग्रुप आ जाए, ये सारे कैसे होते हैं नेचर में, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर. तो अगर हम रिंग में इन ग्रुप्स को एंटर कर दें तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है. जैसे इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे. जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, अब इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन, हमेशा ध्यान रखेंगे इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर. अगर नाइट्रो ग्रुप का एग्जांपल ले रही हूं मैं यहां, तो मैंने पैरा पोजीशन पर ले लिया नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे N डबल बॉन्ड O और एक यहाँ सिंगल बॉन्ड से होगा. सिंगल बॉन्ड क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है. एक यहाँ बना रखे हैं, उसने 2 यहाँ बना रखे हैं. इसका मतलब इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. सो दैट वुड बी सो. अगर ये हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी क्लोरोबेंजीन में या तो ऑर्थो पर या पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. व्हाई, लेट्स सी. रेजोनेंस के थ्रू समझते हैं इसको. हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे क्लोरोबेंजीन के, तो आपको पता है क्योंकि ये कंजुगेशन में है इन डबल बॉन्ड्स के, तो क्या होगा, ये डबल लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी Cl पर कैसा चार्ज आ जाएगा, Cl पर डबल बॉन्ड आके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो ये हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हमें यहाँ दिखाई देगा. NO2 एज सच रहेगा. देखिए NO2 हम बार बार वैसे ही बनाते चले जाएंगे. नेक्स्ट क्या होगा, ये लोन पेयर हमारा इधर कार्बन पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर आ जाएगा जिससे NO2 जुड़ा हुआ है. ध्यान दीजिए. सो Cl पे पॉजिटिव चार्ज है हमारा एंड वी आर हैविंग नाउ दिस चार्ज, या ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ अपीयर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे आ गया, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे हमारा NO2
जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ अगेन दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट हियर और लोन पेयर हमारा इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड आ गया आपका और ये बॉन्ड आ गया आपका, NO2 एज सच है एंड डबल बॉन्ड Cl जिसपे के पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बाद वापस से डबल बॉन्ड इस कार्बन पे और ये डबल बॉन्ड लोन पेयर के फॉर्म में वापस Cl के पास चला जाता है। सो जो हमारी स्ट्रक्चर बन के आ रही है वो ये आ रही है आफ्टर रेजोनेंस, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा NO2। नाउ लेट्स सी इससे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। NO2 और ये सारे ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये C और Cl के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी थी, जिससे C और Cl के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट नहीं रहा था। अब अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो C और Cl का बॉन्ड क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है हमें कि इस वाले कार्बन पर देखिए नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है और फिर से ऑर्थो पर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा, ऑर्थो पर आया, पैरा पर आया और फिर ऑर्थो पोजीशन पर आया। अब पैरा पर मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो उसको कौन खींचेगा, NO2 खींचेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नेचर में। तो अगर मेरे पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ा हो या फिर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ा हो, तो इन दोनों ही पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, जो कि हमने अभी 2-3 बार मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से समझा चुकी हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इन पर्टिकुलर पोजीशन पर इंक्रीज होती है और NO2 का काम है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है रिंग के। जब ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई थी और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया था, वो क्या होगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगा था, पॉजिटिव कम होने लगा था, अब वो पॉजिटिव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, भाई कार्बन पर पॉजिटिव होता है Cl की कंपैरिजन में, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन पर वो पॉजिटिव चार्ज गायब होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस NO2 की प्रेजेंस में इसकी जगह मैं Cn ले लूं, COOH ले लूं, SO3H ले लूं, अगर ऑर्थो या पैरा पर रख दूं तो ऐसा ही केस हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड बी देयर ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, और उसको अपनी तरफ कौन खींचेगा, ये ग्रुप्स अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन पर आ गई थी वो पॉजिटिविटी के फॉर्म में मुझे दिखाई देने लगेगी, यानी उस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और CCl के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी। यानी इन कंडीशंस की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जब मैं ये रिएक्शन कराऊंगी, अगर मैंने NO2 को ऑर्थो या पैरा पर लगा दिया। अगर मुझे इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को और बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, अगर सपोज मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों पर लगा दिए, मैंने NO2 ऑर्थो पर भी लगा दिया और पैरा पर भी लगा दिया, तो इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने तीनों जगह पर लगा दिया तो और ज्यादा हो जाएगी, यानी ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। इसके बाद मैं 2 ग्रुप को लगा के दिखा सकती हूँ, और इससे भी कम किसकी होगी, इसकी, या कोई भी एक लगा दें आप ऑर्थो या पैरा पर, तो उसकी रिएक्टिविटी होगी। सो वी कैन इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एंटरिंग अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ऐसे ही आप ऑर्थो पे बना सकते हैं, मेटा पे क्यों नहीं बनाएंगे, मेटा पे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि मेटा पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए उस पर्टिकुलर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन हमारा देखो ऑर्थो पर आ रहा है या पैरा पर आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है या पैरा पर आ रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके बेसिस पे आपका। सो दैट इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की रिएक्शन के बारे में, यानी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसका नाम लिख लीजिए, डो प्रोसेस कहलाती है। पहली रिएक्शन डो प्रोसेस कहलाती है, नाम से भी पूछी जा सकती है, नेम रिएक्शन। सो वुड्स-फिटिक रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, यू आर टू टेक, भाई हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, वी आर टू डू द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू द सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स-फिटिक में हमने क्या किया था, लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। वुड्स-फिटिक में हमें एक एराइल हैलाइड लेना था, सोडियम लेना था और एक एल्काइल हैलाइड लेना था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता था, NaCl एलिमिनेट हो जाता था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन दिखानी थी एंड वी वुड बी गेटिंग टॉलिन। अब अगर मुझे जो एल्काइल चेन को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करती चली जाऊंगी, यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 C3H7 अकॉर्डिंगली ले सकती हूँ। ड्राई ईथर का प्रेजेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि ड्राई कंडीशन में क्यों होती है रिएक्शन, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर जो है वाटर मिलता है तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ड्राई कंडीशंस नहीं लेंगे तो प्रोटॉन की प्रेजेंस में जो है हमारा यहाँ पर सिर्फ हमें बेंजीन मिल जाएगा एंड सोडियम की रिएक्टिविटी इज वेरी मच इज देयर विद द वाटर। हमें पता है कि ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर जाता है, सो ड्राई कंडीशन में करना होता है। द नेक्स्ट इज फिटिक्स रिएक्शन। फिटिक्स रिएक्शन, वुड्स और फिटिक को मिलाकर वुड्स-फिटिक बना था। वुड्स में केवल एल्काइल हैलाइड था, फिटिक्स में सिर्फ एराइल हैलाइड है। यानी हमें दोनों क्या लेने हैं, एराइल हैलाइड लेने हैं। यानी सपोज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, तो मुझे दोनों ही क्लोरोबेंजीन लेने पड़ेंगे। इट वुड बी सो, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर यहां पर भी लेंगे आप, और हमारा बन जाएगा बाइफेनाइल। बाइफेनाइल फॉर्म हो जाता है। हम क्या देखते हैं, वुड्स-फिटिक रिएक्शन के लिए जो हमारी रिएक्टिविटी होती है वो एराइल हैलाइड के केस में एराइल का आयोडीन के साथ सबसे ज्यादा होती है, फिर Br के साथ होती है, और फिर उसके बाद Cl का नंबर आता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, इसलिए अगर हमें क्लोरोबेंजीन के केस में करानी है रिएक्शन तो हमें यहाँ THF का प्रेजेंस भी लेना होता है, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। योर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता था, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है एल्काइल हैलाइड के केस में। सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज, हमें एराइल हैलाइड लेना है यहाँ पर, तो एराइल हैलाइड का जब मैग्नीशियम पाउडर से आप रिएक्शन करते हैं इन ड्राई कंडीशंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अगेन क्या है, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, MgX। यहाँ पर R आ जाता था एल्काइल हैलाइड में, यहाँ पर हमारी बेंजीन रिंग आ जाएगी, एरोमेटिक बेंजीन आ जाएगी हमारी। सो ड्राई ईथर हमें क्यों लेना होता है, मैंने कल आपको वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था कि ड्राई ईथर का प्रेजेंस क्यों लेते हैं, ड्राई कंडीशंस क्यों लेते हैं। ये भी ड्राई पाउडर ही लेना है क्योंकि हमारा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप एनहाइड्रस कंडीशन नहीं लेंगे, हाइड्रस होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमें क्या लेना होता है, ड्राई कंडीशंस लेनी होती है। द नेक्स्ट वन इज उलेमान रिएक्शन। उलेमान रिएक्शन इज अबाउट द आयोडोबेंजीन। ये हम आयोडोबेंजीन के केस में ही देखते हैं, ठीक है। दैट इज पर्टिकुलर फॉर आयोडोबेंजीन कॉपर पाउडर। वी आर टू टेक, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे फिटिक रिएक्शन, उसमें भी बाइफेनाइल बनता है, इसमें भी बाइफेनाइल बनता है। द कंडीशन दैट वी आर टू टेक इज 473 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पर भी हमारा क्या बन जाएगा, बाइफेनाइल फॉर्म होगा, ठीक है। सो बाइफेनाइल वुड बी फॉर्म्ड and Cu2I2. So that is the reaction with the metal। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे बहुत सारे कंपाउंड बनाने में काम आती है। बेसिकली हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हमारी क्या थी, रिडक्शन रिएक्शन इज, हम लोगों ने वहां पे 3 तरीके का रिडक्शन पढ़ा था।
एक नेसेंट हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, और तीसरा भी नेसेंट हाइड्रोजन से था, लेकिन रिएजेंट डिफरेंट डिफरेंट थे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा क्लोरोबेंजीन ऑन रिडक्शन यानी नेसेंट हाइड्रोजन से ही रिडक्शन होगा। रिएजेंट आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें या निकल एल्यूमिनियम एलॉय या सोडियम अमलगम हाइड्रस अगर आप ले लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा रिडक्शन विल टेक प्लेस, बेंजीन विल फॉर्म एंड HCl would be eliminated. So that is all about your these three part of the reactions. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कल के क्वेश्चन हैं, जो कल आपको करने हैं क्वेश्चन, सॉरी आज जो आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप। गिव IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यू आर टू टेल द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मैं कुछ रिएक्शंस दे रही हूं आपको, इनके प्रोडक्ट के IUPAC नेम आपको मेंशन करने हैं। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज 2-methyl-1-bromopropane, बहुत ध्यान से लिख लीजिए, 2-methyl-1-bromopropane when treated with sodium in presence of dry ether। पहला क्वेश्चन आपका ये है, when 2-methyl-1-bromopropane is heated with sodium in presence of dry ether, so जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम आप बताएंगे। The next one is 1-methyl-cyclohexene, second is 1-methyl-cyclohexene, 1-methyl-cyclohexene is treated with HI, इसका रिएक्शन आप HI से कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम आप बताएंगे। थर्ड है हमारा क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद AgNO2, क्लोरोइथेन व्हेन ट्रीटेड विद AgNO2, प्रोडक्ट का IUPAC नेम। फोर्थ सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, वही जैसे सोडियम फिनॉक्साइड का था, यानी C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका आपको बताना है IUPAC नेम जो प्रोडक्ट बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कायरल मॉलिक्यूल कौन है। Okay, so these are the questions that you are to do today। और जो कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे कल। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। मैंने आपसे पूछा था कि क्लोरोबेंजीन में जो C और Cl के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर क्यों होती है in comparison to CCl bond length of methyl chloride। यानी मैं इन दोनों की कंपैरिजन पूछ रही थी आपसे, CH3Cl में C और Cl की बॉन्ड लेंथ और क्लोरोबेंजीन में CCl की बॉन्ड लेंथ, इसकी कम क्यों होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है। तो आज भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होते हैं। मैंने आपको बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आज भी दिखाई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द नेक्स्ट वन आई हैव आस्क्ड यू, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, यानी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है क्लोरोबेंजीन से। तो डायपोल मोमेंट किस बेसिस पे बताओगे, कार्बन और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो यहां पर क्या है, यहां पर H होना चाहिए, है ना, यहां पर CH2 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 CH2, ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का।
ठीक है, यहाँ पे हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखाई दे रही है, यहाँ पर sp2 दिखाई दे रही है। sp2 में जितना s कैरेक्टर बढ़ गया उतना ज्यादा कार्बन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। जबकि यहाँ पे sp3 है, कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। बिल्कुल एल्काइल हैलाइड की तरह ही प्रॉपर्टीज होती है एलिसाइक्लिक हैलाइड की भी। ये एलिसाइक्लिक है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जबकि इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कार्बन के बढ़ गए, जिसकी वजह से कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने पूछा SN1 रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय रेसिमाइजेशन इज इनऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। व्हाट आई हैव आस्क्ड के जो हमारा SN1 सब्स्टिट्यूशन होता है उसके केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो रेसिमाइजेशन शो क्यों करता है, रेसिमाइजेशन शो क्यों करता है। रेसिमाइजेशन हमारा क्या है कि हमारा मिक्सचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी का 50-50% का मिक्सचर होता है और दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जो हमारा SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होता है, आपको पता है। पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, डिटेल में देखिएगा। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो अटैक करता है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उस पर बैक अटैक भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का और फ्रंट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो सपोज फ्रंट अटैक में वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता था तो बैक अटैक में वो लीवो रोटेशन शो करेगा। इट मींस वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ बोथ एंड दैट्स व्हाई द रेसिमाइजेशन यानी रेसमिक मिक्सचर वुड बी फॉर्म्ड और रेसिमाइजेशन प्रोसेस वुड बी देयर SN1 के केस में। जबकि SN2 के केस में क्या होता है, 1 स्टेप प्रोसेस होती है, जो मैकेनिज्म है वो एक ही स्टेप में होती है। न्यूक्लियोफाइल भी बॉन्ड बना रहा होता है और RCl के बीच का बॉन्ड टूट रहा होता है, इसलिए उसमें बैक अटैक स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पॉसिबल नहीं होता है। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, वीडियो वॉच की थी जिसमें मैंने केवल आपको SN2 और SN1 मैकेनिज्म बताई हुई है। दैट वुड बी मोर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड यानी RX जो है हमारा पोलर है भाई, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वाटर भी पोलर होता है ना, वाटर भी कैसा होता है, पोलर होता है। तो इन दोनों को एक दूसरे में आसानी से डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो बहुत लेस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या है, लेस एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको तोड़ के एक लो इंटरेक्शन वाला बॉन्ड फॉर्म करना इजी नहीं होता, इसलिए ये इजीली सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना चाहिए। हमने ड्राई मैग्नीशियम पाउडर लिया, अभी मैंने बताया आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ड्राई ईथर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये तुरंत से, अगर हमने एराइल हैलाइड का केस लिया है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड का केस लिया है तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। सो दीज आर ऑल अबाउट योर 5 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको दिए थे करने के लिए। आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे और वो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे हैं वो आपको कल करने हैं। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज लेफ्ट, जिसको कि हम कल डिस्कस करेंगे फाइनली। और दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है जो रिलेटेड, मुझे आपको एग्जाम से रिलेटेड 2-3 चीजें बतानी है। कल हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सारे लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए रिएक्शंस की, है ना, और एक फ्लो चार्ट बना के उनको याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।